बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। और बच्चों, आपको मैंने बताया था कि इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज में या मोलैरिटी पे क्वेश्चन होता है, या मोलैरिटी पे होता है, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आप इंशाल्लाह आज इसको देखेंगे। और जिस बच्चे को इसके फार्मूले याद होते हैं वो इनके न्यूमेरिकल में डिस्टर्ब नहीं होता। बच्चों, न्यूमेरिकल को पहले लिखने का एक मकसद है कि ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, वीडियो लंबी ना बने और आप लोग आसानी से, क्योंकि कैलकुलेटर तो आप घरों में खुद यूज़ कर सकते हैं, तो मेथड आपको समझा दिया जाए। तो बेटा हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन वो करता है कि व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को हम T2 से डिनोट कर रहे हैं। T1 का लेबल सॉल्वेंट के लिए होता है। इसका मतलब है व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी दोनों के केसेस में मैंने T2 फाइंड करना है। जबकि मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि सैल्यूट है वो मुझे गिवन है, W2 से सैल्यूट को डिनोट करते हैं। मास इन ग्राम को W और 2 का लेबल सैल्यूट के लिए 13.3 ग्राम। मास ऑफ H2O जो कि सॉल्वेंट है और मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 से डिनोट करते हैं 100 ग्राम। जस्ट मुझे इतना सा डाटा गिवन है और ये चीज़ उसने मुझसे पूछ ली है। तो बेटा मेरे पास, आपको पता है, मेरे जहन में एक फार्मूला है, उसको जहन में लाऊंगा और उसके मुताबिक जैसे मुझे पता है कि मैंने जब भी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है तो मुझे डेल्टा टी भी फाइंड करना पड़ेगा। जब डेल्टा टी भी आ जाएगा तो T2 माइनस T1 करके वहाँ से मैं T2 निकाल लूँगा। तो इसलिए मेरे पास ये डाटा गिवन है। के बी ऑफ वाटर याद रखना है बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये गिवन नहीं होगी। इसको आपको ज़बानी याद रखना है। जब भी एलिवेशन मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट पुट करना पड़े, ये कांस्टेंट वैल्यू है 0.52 सेंटीग्रेड। और इसी तरीके से KF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये ज़बानी याद रखनी है। KB और KF मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट KB होता है और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF होता है। ये गिवन नहीं होंगे, ये ज़बानी याद रखना है। तो बच्चों, मैं पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको डेल्टा टी भी कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको डेल्टा TF कहते हैं, ये मैं फाइंड करूँगा। लेकिन मेरे पास जो सैल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, उसका मैंने फार्मूला साइड पर लिख दिया है बच्चों। ये है। इसको अगर मालिक्यूलर फॉर्म में लिखूँ तो ये C2 है, H इसमें आपको 6 नज़र आ रहे हैं और ऑक्सीजन इसमें 2 नज़र आ रहे हैं। इसका मोलर मास अगर मैं निकालूं तो कार्बन 2 है तो 2 × 12, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन जो है 6 हैं, तो आपको पता है मोलर मास 1 होता है 1 × 16, और ऑक्सीजन 2 है तो 2 × मोलर मास 16 होता है। इस सारे को सॉल्व करें तो 62 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया। ये फार्मूला मुझे ज़बानी याद रखना पड़ेगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB M2 W2 ओवर W1 इन 2000। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपने याद किया हुआ है। तो बेटा KB की वैल्यू 0.52 ये मेरे पास मौजूद है, यहाँ से मैंने उठाई। इसी तरीके से W2 मास इन ग्राम ऑफ सैल्यूट, ये मैंने यहाँ से उठा लिया, ये मुझे गिवन था। M2 मोलर मास ऑफ सैल्यूट, सैल्यूट क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल है और ये मोलर मास ऑफ सैल्यूट ये मेरे पास मौजूद है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि W1 मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है और मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ मुझे गिवन है। इस सब को मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दी। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 1.115 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेटर तो आप यकीनन यूज़ कर सकते होंगे बच्चों। अब हमारे पास, क्योंकि ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, जबकि उसने मुझसे कहा था व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के लिए मुझे पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होता है, ये ज़बानी मुझे याद होना चाहिए, T1 से डिनोट करते हैं। प्योर वाटर सॉल्वेंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन T2 होगा, वो मैंने फाइंड करना है। तो फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 को इधर ही रहने दें, तो हमारे पास इसको इधर ले आएँ तो हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा T प्लस डेल्टा T1 हो जाएगा ये। और डेल्टा TB की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये अभी आपने निकाली थी वैल्यू 1.115, वो इसको ऐसे ही लिख दिया। डेल्टा T1 जो मेरे पास T1 जो है वो हमारे पास अभी हमने लिखा है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वो 100 है। इन दोनों को सॉल्व किया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकल आया बच्चों, T2 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मैंने फाइंड किया। यही काम मैंने, सेम यही है, जहाँ K भी आ रहा है वहाँ अब KF आ जाएगा। सेम प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा।
व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट के बाद व्हाट आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फिर मेरे पास फार्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फार्मूला मैंने आपको बच्चों ड्राइव भी करवाया है बाकायदा। अब इसमें के एफ की वैल्यू आप बच्चों यहाँ से पुट कर दोगे, ये कांस्टेंट वैल्यू ये ज़बानी याद रखनी है। उसके बाद W2 उधर वैसे ही है, 1000 वैसे ही है, M2 मालिकुलर मास ऑफ सैल्यूट, W1 मालिकुलर मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पुट करोगे तो ये डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया। जबकि आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं फाइंड करना, बल्कि आपने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मुझे इतना पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होता है, जिसको आप T1 से, सॉल्वेंट है वाटर, T1 से डिनोट करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जिसमें सैल्यूट मिक्स हो जाता है T2 से डिनोट करते हैं, तो ये मैंने फाइंड करना है। तो TF का फार्मूला मैंने बताया था बच्चों, डेल्टा TF निकालते हैं T1 माइनस T2, जबकि डेल्टा TB निकालते हैं T2 माइनस T1। यहाँ क्योंकि T1 बड़ा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम होता है, तो यहाँ पे हम इसमें निकालेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो T2 मैंने फाइंड करना है, तो बच्चों T2 को मैं इधर ले आता हूँ। जब T2 को इधर ले आऊँगा तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊँगा माइनस हो जाएगा। T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, और डेल्टा TF मैंने अभी फाइंड किया ये वाला, और इसको सॉल्व करूँगा तो 3.99 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें मास ऑफ H2SO4 जो कि सैल्यूट का काम कर रहा है वो मुझे गिवन है 98 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूशन ये भी मुझे डाटा में गिवन है 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है वो दो चीज़ों का सम होता है बेटा। सोल्यूशन दो चीज़ों का सम होता है, एक उसमें सैल्यूट होता है और प्लस उसमें सॉल्वेंट होता है, सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अभी मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में से सॉल्वेंट जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मास सोल्यूशन में से सैल्यूट माइनस कर देंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन में से सैल्यूट का मास निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया ग्राम में। लेकिन क्योंकि मैंने मोलैलिटी फाइंड करनी है तो बच्चों मैंने यहीं पे साथ उसे ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब मोलर मास ऑफ H2SO4 ये मैं खुद फाइंड कर लूँगा, 2 × 1, और सल्फ़र 1 है, मास 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है, मास 16 होता है, 98 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास भी 98 है। मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो मोलैलिटी के लिए फार्मूला सबसे पहले ये फार्मूला जहन में होगा। तो बच्चों आपको जो चीज़ फाइंड करनी होती है सबसे बेहतर टेक्निक है कि आप उसके फार्मूले को जहन में रखें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट, सैल्यूट मेरे पास H2SO4 है, तो मास इन ग्राम 98 है, मोलर मास भी 98 है। तो मोल्स का फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम 98, मोलर मास वो भी बाई चांस 98, तो 1 मोल्स बन गए। अब इसी तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो ये इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 500 आपके पास मोलल सोल्यूशन आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगी, स्मॉल m से लिख देंगे, इसको आप मोल पर kg भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बच्चों। लेटेस्ट एडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास है जी गिवन जो है डाटा, उसमें मुझे जो H2SO4 है बच्चों, ये चीज़ गिवन नहीं होती, बच्चे बाज़ दफ़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये सर आपने कहाँ से ली है। ये याद रखें, हमारे पास स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलैरिटी है, जो इसका हमारे पास बोतल आती है लैब में पड़ी होती है, जब भी H2SO4 आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की बात करें, मोलैरिटी गिवन ना हो, तो आप याद रखें बच्चों, आप डायरेक्ट 18.4 मोलर पुट करेंगे। ये 18.4 मोलर इसकी मोलैरिटी है, और V1 आपने फाइंड करना है, जबकि M2 आपको मोलर जो सोल्यूशन आपने बनाना है वो कहता है व्हाट क्वांटिटी ऑफ H2SO4 इज़ रिक्वायर्ड। आपको कितना H2SO4 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा कि आप मुझे एक सोल्यूशन बना के दें जिसकी मोलैरिटी हो 0.1 मोलर और उसका वॉल्यूम होना चाहिए 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास एक डाटा है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये आपको पता है कि ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे इसमें से जो मेरे पास मैंने फाइंड करना है बच्चों, वो मेरे पास V1 जो है वो मैंने फाइंड करना है, यानी ये जो मुझे डाटा गिवन है इसको मैं पुट कर दूँगा, यानी ये मोलैरिटी मेरे पास इस वक्त जो है वो मैंने, ये रिक्वायर्ड है और ये डाटा गिवन है, और इसमें ये कहता है वॉल्यूम आप पुट कर दें, वॉल्यूम फाइंड कर दें। तो V1 इज इक्वल टू M2 ओवर M2 इंटू V2 ओवर ये M1 हो जाएगा।
जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो M2 मोलैरिटी आपके पास M2 गिवन है, और V2 वो भी आपको गिवन है बेटा, और M1 ये आपने स्टैंडर्ड वैल्यू H2SO4 के लिए याद रखनी है। H2SO4 की स्टैंडर्ड मोलैरिटी 18.4 है, ये आप इसमें पुट करेंगे। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2.717 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब कि आप सपोज करें H2SO4 का इतना वॉल्यूम लें जो रिएजेंट बोतल लैब में पड़ी है, 2.717 सेंटीमीटर क्यूब लेके 500 मिलीलीटर की फ्लास्क लेके उसमें बाकी वाटर फिल कर लें, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी का सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है KCl मोर सॉल्युबल होता है वाटर में या CCl4 में, तो रीज़न बताएं। तो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों लाइक डिजॉल्व लाइक, तो KCl एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इसलिए वो H2SO4 KCl जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा वाटर में, और CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, डायपोल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो इसलिए ये नॉन पोलर है। तो इसलिए KCl इज आयनिक कंपाउंड, इट इज़ मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट इनसॉल्युबल इन CCl4, क्योंकि CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों थ्योरी है, मैं ऑलरेडी चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यहाँ तक सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। कभी मोलैरिटी डिफाइन करें, कभी मोलैरिटी डिफाइन करें, कभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताएं जी, और कभी आपसे कहता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डेरिवेशंस क्या है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बुक से रीड आप कर सकते हैं और ऑलरेडी आप इनकी वीडियोज़ देख चुके हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।